वेलकम स्टूडेंट्स। स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज से हम लोग एक नया चैप्टर, एक नई क्लास आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा डिपेंड रहेगा आर्थिक और सामाजिक विकास। ये आर्थिक और सामाजिक विकास वो संपूर्ण भारत को लेकर भी होगा, और ऐसे टॉपिक भी होंगे जो आपके आने वाले पीसीएस, आरओ, एआरओ और अन्य एग्जाम जैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए भी हम उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो एग्जाम में क्या होता है कि जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी देखा जाता है, विश्व की अर्थव्यवस्था को देखा जाता है, दोनों के बीच सामंजस्य को देखा जाता है, आर्थिक विकास को देखा जाता है, सामाजिक विकास को भी कवर किया जाता है। तो इन्हीं सारे टॉपिकों को लेकर हम लोग क्या करेंगे, इन चीजों को कवर करेंगे। जो हमारा संदर्भ रहेगा वो भारतीय अर्थव्यवस्था ही रहेगी। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिलेबस से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। जो हमारा सिलेबस रहेगा, ये पूरा पूरा लगभग लगभग जो मुझे लगता है 65 से 70 क्लासेस में समाप्त होगा। ठीक है। और ये जो जितना भी हमारे क्लासेस हैं ये एमसीक्यू बेस्ड रहेंगी। एमसीक्यू बेस्ड, जैसे कि आपको यहाँ पे चित्र में दिख रहा होगा, संपूर्ण अध्ययन है। और जो रेफरेंस है वो समसामयिक घटना चक्र है। इनके आधार पर हम लोग चीजों को कवर करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले सिलेबस की तरफ। तो सबसे पहले हम आर्थिक विकास से प्रारंभ करेंगे। आर्थिक विकास के देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, जो आज की क्लास का प्रथम टॉपिक है। राष्ट्रीय आय, सतत आर्थिक विकास। सतत आर्थिक विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, तीर्थिक जो आपका टर्सरी सेक्टर है उसको हम कवर करेंगे। राजकोषीय नीति, राजस्व नीति, जो संपूर्ण तरीके से आपका भारतीय अर्थव्यवस्था पर डिपेंड रहेगी। ठीक है। मुद्रा बैंकिंग, आयोजना, कार्य, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। सेकंड, जब हम सामाजिक विकास देखेंगे तो मानव विकास, रोजगार एवं कल्याण योजनाएं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अभी जो उत्तराखंड के सिलेबस है, जैसे आरओ एआरओ का सिलेबस है, उसमें ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है। फिर हम वैदेशिक क्षेत्र में जब बढ़ेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय, एफडीआई, विदेशी ऋण, इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। और विविध के साथ साथ हम लोग कवर करते हुए जनसांख्यिकी की तरफ बढ़ेंगे। जनसंख्या, नगरीकरण एवं जनसंख्या एवं नगरीकरण दोनों को कवर करेंगे। तो ये तो सिलेबस रहेगा हमारा कंप्लीट रूप से, जो आपको मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हमारे इससे चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि जो आरओ एरो का आगामी एग्ज़ाम है उत्तराखंड के यूपी उत्तराखंड पीसीएस के द्वारा, तो उसको देखते हुए कुछ सिलेबस को हम डिवाइड किया है, जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसमें क्या होगा कि हम प्रारंभ में ही बस यही टॉपिक करेंगे। जैसे ये है आपका आर्थिक विकास में ये टॉपिक रहेंगे, और साथ ही सामाजिक विकास में 3 टॉपिक रहेंगे। ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद जो बाकी जो वैदेशिक क्षेत्र है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपका साथ बना रहेगा। तो ठीक है। तो आज का सेशन हम प्रारंभ करते हैं। तो आज का जो सेशन है वो रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों से पूर्व हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, ग्रामीण थी, अविकसित थी, जैसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। ठीक है। तो क्या था कि जो क्रियाकलाप चल रहे थे वो वंशानुगत थे, और उसके बाद कृषि पे आधारित अर्थव्यवस्था थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए हमारे देश में तो उन्होंने क्या किया, हमारे देश को एक उपनिवेश के रूप में परिवर्तित कर दिया। ठीक है। उपनिवेश को परिवर्तित करने का तात्पर्य यह है कि हमारे को कोई राजनीतिक स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं थी। राजनीतिक स्वतंत्रता ना होने के बाद भी क्या होता था कि आर्थिक गतिविधियों पे पूरा का पूरा अधिकार अंग्रेजों का था। सिंपल भाषा में ये था कि हमारे देश का पूरा कच्चा माल लेकर वो अपने औद्योगिक क्रांति में डालते थे, और उद्योग से बना हुआ माल ये हमारे देश में बेचते थे। तो ये तो था उपनिवेश का अर्थ। लेकिन क्या हुआ, स्वतंत्रता के समय क्या हुआ कि जो हमारी एक भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो एक ब्रिटेन की कॉलोनी के रूप में ले चुकी थी। कॉलोनी के रूप में क्या मतलब कि है, कृषि उत्पादकता बिल्कुल कम। ठीक है। किसान गरीब, और कृषि उत्पादकता विश्व में सबसे कम थी। ठीक है। अगर आपका उत्पादन नहीं होगा तो आपकी अर्थव्यवस्था कहीं भी टिक नहीं सकती। उत्पादन का स्वरूप अलग अलग है, वो अर्थव्यवस्था हम धीरे धीरे पढ़ेंगे जब राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे। उत्पादन आपका वस्तु का भी हो सकता है, आपका प्राथमिक क्षेत्र का भी हो सकता है, ठीक है, सेवाओं का हो सकता है। उत्पादन का तात्पर्य अलग है। लेकिन जो उद्योग धंधे थे वो चौपट हो चुके थे, कुछ भी नहीं था हमारे पास। हम पूरी तरह से विदेशी अर्थव्यवस्था डिपेंड थे। ठीक है। हम सिर्फ कच्चा माल के सप्लायर रह गए थे। लेकिन क्या हुआ कि स्वतंत्रता के बाद आर्थिक नियोजन नीतियाँ आई, उसको मेक ओवर करने का प्रयास किया गया। उसमें क्या था कि हमें क्या करना था कि हमें दो तरह की अर्थव्यवस्था अपनानी थी। कि हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे विदेशी कंपनियां आए या भारतीय कंपनियां लगे, उनको सपोर्ट भी करना था। और उसके बाद क्या, जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी निवेश है, उनको भी बढ़ावा देना था। तो उस प्रकार हमने क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है
कि जो आपका क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सामाजिक अर्थव्यवस्था दोनों को बढ़ावा देना, ठीक है। तो मिक्स रूप को हम विस्तृत अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये तो था सार हमारा स्वरूप का। अब हम क्वेश्चनों के माध्यम से इसको आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न जैसे आपके स्क्रीन पर अभी भी है, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 1 है। और आज से हमारा ये अर्थव्यवस्था का टॉपिक प्रारंभ हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे जोर शोर से भाग लेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, यूपी यूडीए एलडीए का प्रश्न है 1999 का। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो मिश्रित तात्पर्य क्या है, पहला ऑप्शन है जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, ये गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र विद्यमान हो, मतलब आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों विद्यमान हो, ठीक है। ये आगे आगे धीरे हम समझते जाएंगे, यही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, जो जस्ट है, जैसे मैं बताया आपको मैंने, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। देखो इन दोनों का अगर आपको कंपेयर करना है तो आप निजी क्षेत्र का पूरा उदाहरण ले सकते हैं, चाइना, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा निजी क्षेत्र का आधिपत्य है। और सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो जो आपका सोवियत संघ था, उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को अपनाया है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो चीज़ है ना, हमने को अच्छे से इसको ऐड कर रखा है। देखिए भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं आप। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों विद्यमान होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण सरकार के हाथ में होता है, ठीक है। जो भी कंपनियां होंगी, जैसे अभी जैसे मान के चलिए मैं आपको बताता हूँ, सेल है, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब सरकार के अंडर में है, ठीक है। तो हम पूरा का पूरा सरकार के अंडर में कर कर, सरकार देखो, सरकार भी चलानी है, बिजनेस भी करना है, दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है। अगर सरकारी बिजनेस करने लग जाएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सरकारी कंपनियों को हाल आप सब अच्छे समझते हैं, ठीक है, उसको बयान करने की जरूरत नहीं है। आप भी एक सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में आपकी उत्पादकता या आपके जो एफिशिएंसी वो क्या रहेगी, वो आप अच्छे से बेहतर समझते हैं। और अपनी जो एफिशिएंसी है उसको आप कंपेयर करके देखिए निजी क्षेत्र की जो प्राइवेट कंपनी है उससे एफिशिएंसी कवर करके देखिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो भारत में क्या है कि दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था को सामंजस्य रूप से बिठाया गया है, तो उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो इस पे क्या होता है कि संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है, अर्थव्यवस्था को बाजार नियंत्रण करने में सरकार की कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती है। तो ये होता है कि आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये आपके नोट्स याद दिए गए, आप इनको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, किस रूप में परिभाषित किया जाए, ठीक है, बीपीएससी का प्रश्न है। और देखिए, एक खाद्य की कमी वाले अर्थव्यवस्था के रूप में, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है। एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत में श्रम की विद्यमानता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। भारत में जैसे आप जानते हैं कि वर्तमान में हम लोग विश्व में नंबर 1 जनसंख्या पहुंच चुके हैं। और श्रम आधारित जनसंख्या भारत में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्किल्ड लेबर नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है, हम अनस्किल्ड बट श्रम आधारित हमारी अर्थव्यवस्था मानी जा सकती है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होती है, ठीक है। अल्प विकसित क्या होता है, ठीक है। अल्प विकसित, हमने पहले इसको कवर करते हैं। देखिए अल्प विकसित शब्द सामान्यता उन अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में प्रयुक्त होता है जहां उस देश के लोगों का रहन सहन का स्तर बहुत निम्न होता है। जैसे आप अफ्रीकन कंट्री देखिए, युगांडा हो गया, नाइजीरिया हो गया, ठीक है, सेरा लियोन हो गए, बहुत ज़्यादा निम्न अर्थव्यवस्था में लोग रह रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो उनके क्या होता है कि उत्पादकता कई प्रकार की होती है, जैसे आपको बताया मैंने। आपका कृषि उत्पादकता हो सकती है, उद्योगों के द्वारा उत्पादन हो सकता है, सेवाओं का उत्पादन होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जनसंख्या का स्तर, अब जनसंख्या ज़्यादा है और आपकी उत्पादकता कम है, तो ऑब्वियसली जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आपका प्रोडक्ट्स होगा वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, तो प्रति व्यक्ति आय निम्न हो जाती है। तो यही अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण हो जाता है। तो ये विशेषता देखिए, निम्न प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो निम्न प्रति व्यक्ति आय हो गया, निम्न जीवन स्तर हो गया, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर हो गया, बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र का आधिपत्य, पूंजी निर्माण की निम्न दर, आय की विषमता, ठीक है। आय का विकेंद्रीकरण कुछ ही लोगों के पास हो जाता है। इस प्रकार ये अल्प विकसित शब्द सामान्यता प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ अब ये चीज़ अच्छे से समझ जाएंगे होंगे, ठीक है। तो अब इनमें क्या क्या हमें कोटों का इस्तेमाल करना है, तो देखिए, प्रति व्यक्ति निम्न आय, बिल्कुल ठीक है। पूंजी निर्माण की निम्न दर, बिल्कुल ठीक है। निम्न आश्रितता अनुपात, ये गलत हो जाएगा।
तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड सही होंगे, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने टाइम लिया, यूपी पीसीएस मेंस का प्रश्न है 2017 का, आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में क्या सही ढंग से समझता है कि भारत अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था, एक ऐसा हमें चीज़ चुनना है इनमें से, ठीक है, कि जो भारत को अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की तरफ दर्शाता है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला, भारत में आय का असमान वितरण नहीं है, बिल्कुल ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। उच्च निर्भरता दर, ये भी गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि दर है, वो आप कोरोना पीरियड को छोड़ देंगे तो बाकी सब ठीक है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे। बैंक एवं वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, ये भी गलत है, ठीक है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र हमारा बहुत स्ट्रांग है, तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं हो जाएगा, क्योंकि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है। इसको ही आप देख के समझ जाना चाहिए आपको, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील अर्थव्यवस्था है, ठीक है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील अर्थव्यवस्था है, ना ही कि अल्प विकसित, ठीक है। इसको आप बिल्कुल ध्यान से चलेंगे, ठीक है। ओके, ये मैंने सारी चीज़ आपको बता दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है, इनको हमने सारी चीज़ों को कवर कर दिया है, ठीक है। आप इनको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं, ठीक है। यहाँ विकासशील श्रेणी आ गया, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। विकासशील देश है हम लोग, अल्प विकसित नहीं है। तो जो पुराना वाला क्वेश्चन था वो देखते आपको समझ जाना चाहिए था कि भारत को ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्यों बोल रहा है। अर्थव्यवस्था शब्द का इस्तेमाल किया है, अल्प विकसित देश का इस्तेमाल नहीं किया है। अल्प विकसित देश बोलता तो अधिकतर स्टूडेंट समझ जाते, बट इन्होंने चालाकी से अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का वर्ड का इस्तेमाल किया है, इसलिए आपको ध्यान से चलना होगा। इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं होगा। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है हमारा 10 नंबर, ये विकासशील श्रेणी में दर्शाते हैं, तो इसका मतलब इनमें से कुछ हमारे ऑप्शन सही होंगे, बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। पहला, कृषि मुख्य व्यवसाय, बिल्कुल ठीक है, ओके। दूसरा क्या बोला है इसने, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये भी ठीक है, क्योंकि अधिकतर जो हमारी अभी बेरोजगारी जो समझाऊंगा तो मैं आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी और निरपेक्ष बेरोजगारी कई चीज़ समझाऊंगा। तो उसमें क्या होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी में, कि अधिकतर जो अर्थव्यवस्था है, अधिकतर बेरोजगारी एक ही काम में लगे हुए हैं, तो उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला जाता है। तीसरा क्या है, पूंजी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए हमारे पास लेबर बहुत ज़्यादा है, बट उस गुणवत्ता नहीं है, स्किल्ड लेबर हमारे पास नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है। प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा 1, 2 और 3, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ठीक है जी, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये हमारे प्रश्न जो पुराने जितने भी डाउट थे प्रश्नों में आए थे वो सबको कवर कर देंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है, क्या वर्णित की जा सकती है, तो मैंने अच्छे से बताया। भारतीय व्यवस्था ना तो अल्प विकसित है, ना ही विकसित है, ना ही हम पिछड़े हैं, तो ये हो जाएगी आपकी विकासशील अर्थव्यवस्था। इसको आप बिल्कुल रट लीजिए, ये बिल्कुल प्योर वर्ड है हमारा, ये परफेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, इनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या व्यवस्था, ये हम अच्छे से पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। कृषि की प्रधानता, बिल्कुल ठीक है। उद्योग की प्रधानता नहीं है, ठीक है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, ये बिल्कुल ठीक है। और वृहद बेरोजगारी, ये भी कुछ हद तक हमें मानना पड़ेगा, ये सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। और आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। उद्योग की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था का विलक्षण है, चूंकि ये जो उद्योग की प्रधानता ये विकसित अर्थव्यवस्था, जैसे चाइना भी वैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में आता है, अगर आपको जानकर आश्चर्य होगा, बट अमेरिका, ब्रिटेन, ये जो कंट्रीज हैं ये विकसित अर्थव्यवस्था में आती है, यहाँ पे उद्योग की प्रधानता होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है, अतः यह भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, जबकि शेष तीनों लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता को बताते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम कवर करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, इसको और आसान समझ सकते हैं, विकासशील, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये हमने अच्छे से इसको कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है, ठीक है। ये बड़े ध्यान से चलना है, ठीक है। जब भी ऐसा प्रश्न एग्जाम में आए तो ये नहीं के नीचे ना रेड डॉट से या अपने पेन से टिक कर दीजिए, नहीं है, ठीक है। तो नहीं हमें क्या हो जाएगा, पहला क्या है, श्रम की न्यून कार्य क्षमता, ये बिल्कुल सही है। अनस्किल्ड, ठीक है, न्यूनतम कार्य क्षमता वाले लेबर हमारे पास बहुत है, स्किल्ड की कमी है हमारे पास, ठीक। दूसरा है पूंजी निर्माण की न्यून दर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रति व्यक्ति कम, ये भी सही है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी हमारे भारतवर्ष में कहीं नहीं है, याद रखिए, प्राकृतिक संसाधनों की बहुत
अधिकता है, कमी नहीं है। अधिकता तो नहीं कह सकता मैं, कमी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन सही नहीं हो जाएगा, अर्थात ये लक्षण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया, आप समझ गए होंगे, ठीक है। ओके, इस प्रश्न को मैं एक में पॉज लेता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को सेट करने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन है। और पहला देखिए क्वेश्चन ये है कि देश की वृद्धि में निम्न में कौन सा अनार्थिक तत्व है, ठीक है। ऐसा तत्व जो आर्थिक रूप से संभव नहीं है, कौन सा देश की वृद्धि में, देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं। सामाजिक व्यवहार, प्राकृतिक संसाधन, शक्ति संसाधन, पूंजी संसाधन। देखिए, प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल आवश्यक है अर्थव्यवस्था के लिए। शक्ति जैसे आपका एनर्जी डेवलपमेंट जरूरी है। पूंजी संसाधन ये भी आवश्यक है। सामाजिक व्यवहार का कोई तात्पर्य नहीं है, सामाजिक व्यवहार का अर्थव्यवस्था से कोई तात्पर्य नहीं है, वो सामाजिक विकास से तात्पर्य होता है, सांस्कृतिक विकास तात्पर्य होता है, इसका सामाजिक व्यवहार का कोई तात्पर्य नहीं है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, क्योंकि ये अलग अलग पेज में डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। इसी क्वेश्चन से संबंधित हमने आपको यहाँ पे सारणी दे दी है कि आर्थिक विकास के निर्धारित तत्व कौन कौन से हैं। देखिए, आर्थिक तत्व और अनार्थिक तत्व, ठीक है। आर्थिक तत्वों की बात करें, प्राकृतिक संसाधन, श्रम शक्ति एवं जनसंख्या, पूंजी निर्माण, तकनीकी नवाचार, पूंजी उत्पादन अनुपात, संगठन, ये सारे आर्थिक तत्व हैं। और अनार्थिक तत्व जैसे सामाजिक घटक, हमारे समाज में क्या हो रहा है, धार्मिक घटनाएं क्या है, उस आर्थिक से तात्पर्य कुछ नहीं है, ठीक है। राजनीतिक घटना से, उससे भी आर्थिक से कुछ नहीं होना चाहिए, बट हमारे देश में थोड़ा बहुत होता है, बट ये अनार्थिक तत्व है। अंतर्राष्ट्रीय घटना और वैज्ञानिक घटना, इनसे अनार्थिक तत्व को काउंट किया जाता है। ये आप याद कर लीजिए या इसको कहीं से लिख के रख लीजिए। कोशिश करिएगा कि जब भी हम क्लास कर रहे हैं उसके आप नोट्स जरूर बना के चलें, ठीक है। देखिए, हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न आज के सेशन का, निम्न में कौन आर्थिक सुधार के द्वितीय प्रजनन, ठीक है, जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए, इसका भाग नहीं है, ठीक है। ये 2009 का प्रश्न है, तत्कालीन उसमें करंट अफेयर का प्रश्न था। तो आर्थिक सुधार को द्वितीय प्रजनन, जो सेकंड जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए, उसका भाग नहीं है। इसमें भी आज भी ये प्रश्न जो है रिलेवेंसी रखता है, क्योंकि सरकार आज भी इस चीज़ को नहीं चुनती है, जो आप समझ जाएंगे। तेल क्षेत्र में सुधार ये चुनती है, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार चुनती है, शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं को चुनती है, लेकिन न्यायिक प्रणाली में सुधार आज भी वही चल रहा है जो पुराना ढल रहा है। ये आप इस चीज़ को रिलेवेंसी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 16वां प्रश्न था, और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है, ठीक है। तो विकास का जो भारतीय मॉडल है, ठीक है, वो व्यक्ति की सुरक्षा भी करता है और राज्य की करता है। ये व्यक्ति और राज्य दोनों हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था की आपकी जो परिभाषा होती है, उसमें ये चीज़ को उसकी विशेषता दर्शाता है। इसको हमने अच्छे से कवर कर रखा है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक, जिसे पब्लिक सेक्टर बोला जाता है, और निजी प्राइवेट क्षेत्र, दोनों के क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों में भागीदार होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहां राज्य या स्टेट करता है, वह निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्ति या पर्सन के हाथ में होता है। इस प्रकार भारत का मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है, ठीक है। ये था हमारा सेशन आज के लिए, जिसमें हम लोगों ने पूरी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अच्छे से समझा और आपको प्रश्नों के माध्यम से और डिटेल थोड़ा सा स्टडी करके समझाने का प्रयास किया है। आगे का जो पूरा का पूरा सेशन रहेगा वो पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पे रहेगा। जो हमने आपको सिलेबस बताया है पहले हम वो करेंगे, ठीक है, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड है। उसके बाद हम विदेश की अर्थव्यवस्था, जैसे पीसीएस का सिलेबस है या और जो अन्य एग्ज़ाम का सिलेबस है, उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज ये प्रारंभ फर्स्ट क्लास थी, इसमें आपका सहयोग वांछनीय होगा। आपका ये जो सेशन था ये आपके लाभ पर सिद्ध होगा। कोई अगर मिस्टेक होती है, कोई क्वेरी होती है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।